आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर प्रक्रम जिसके अंतर्गत कई पार्ट्स आते हैं उसमें से एक पार्ट है पोषण। तो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है पोषण। हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पोषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग कई चीज़ें पढ़ेंगे, स्वपोषी पोषण के बारे में, विषमपोषी पोषण के बारे में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में, और मनुष्यों के पाचन तंत्र के बारे में, और मनुष्यों के पोषण के बारे में। अभी लेकिन पोषण से पहले हमें उससे पहले हमें ये जानना है कि हमारे शरीर में कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जिनको बहुत सारी प्रक्रिया होती है, जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, जनन। तो ये सारी प्रक्रियाएं क्या है? जैविक क्रिया होती है। क्या होती है? जैविक क्रिया। वे सभी प्रक्रियाएं जो किसी भी जीव को जीवित रहने में सक्षम बनाती है, वो सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है? जैविक प्रक्रियाएं। और इस जैविक प्रक्रियाएं दो प्रकार की होती है, पहली उपचयी और दूसरी अपचयी। तो उपचयी प्रक्रियाएं क्या होती हैं? उपचयी प्रक्रियाएं वो होती हैं जिसमें सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों का निर्माण होता है। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? उपचयी प्रक्रिया। क्या? उपचयी प्रक्रिया। एग्जाम्पल प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका? प्रकाश संश्लेषण। सेकंड आता है आपकी अपचयी प्रक्रिया। तो अपचयी प्रक्रियाओं में इसका अपोजिट होता है, उपचयी का जस्ट अपोजिट। इसमें यह होता है कि इसमें जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में विखंडन नहीं होता, बल्कि क्या होता है? निर्माण होता है। जटिल पदार्थों का इसमें क्या होता है? निर्माण होता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपचयी प्रक्रिया। इसके अंदर जैसे कि पाचन, श्वसन, तो ये हो गया। ठीक है, अब सेकंड आता है आपका पोषण। पोषण क्या है? पोषण से ही समझ में आ रहा है कि जैसे देखा जाए हम ही लोग हैं, भोजन करते हैं तो इससे हमें क्या प्राप्त होता है? पोषण प्राप्त होता है ना। तो सभी जीवों को अपने शरीर को चलाने के लिए, कार्य करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अन्य पदार्थों पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण। क्या कहलाती है? पोषण। तो पोषण क्यों आवश्यक है? तो सबसे पहले हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता प्राप्त होती है। क्या होती है? कार्य करने की क्षमता। थर्ड वन शरीर की वृद्धि होती है। क्या होती है? शरीर की वृद्धि। हमारे शरीर में प्रतिदिन हमने सुना होगा नई कोशिकाएं बनती हैं तथा कई कोशिकाएं मृत हो जाती हैं। तो उन सभी कोशिकाओं की मरम्मत करने हेतु, ऊतकों का नए निर्माण करने हेतु हमें पोषण की आवश्यकता होती है। हमने ये भी सुना है कि इस टाइम कोरोना वायरस है ना, तो उसके हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए, प्रतिरक्षा बढ़ानी चाहिए। रोगों से रक्षा करने के लिए हमारे अंदर शक्ति, तो वो कैसे आती है? वो पोषण से तो प्राप्त होती। कहते हैं काढ़ा पियो, ये खाओ, है ना, संतरा खाओ, है ना, नींबू का, ये सब का सेवन करने के लिए बताया जाता है। तो रोगों से रक्षा करने के लिए भी हमें पोषण की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब पोषण कितने प्रकार का होता है? तो पोषण दो प्रकार का होता है। हम सभी जानते हैं पोषण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला स्वपोषी पोषण और दूसरा विषमपोषी पोषण। तो पहले पोषण के बारे में हम लोग बात करेंगे, स्वपोषी पोषण। इस पोषण में जो हरे पौधे हैं तथा कुछ बैक्टीरिया अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। सभी हरे पौधे तथा कुछ बैक्टीरिया अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ऐसे पोषण को क्या बोलते हैं? स्वपोषी पोषण। अब दूसरा है हमारा विषमपोषी पोषण। तो वे जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते तथा अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, तो ऐसे जीवों को क्या बोलते हैं? विषमपोषी बोलते हैं। तथा ऐसे पोषण को क्या बोलते हैं? विषमपोषी पोषण कहते हैं। तो हम लोगों ने ये तो जान लिया कि पौधे अपना भोजन बनाते हैं और यह क्या प्रक्रिया कहलाती है? स्वपोषी पोषण। लेकिन भोजन कैसे बनाते हैं पौधे और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे वायु में उपस्थित CO2, जल, सूर्य का प्रकाश तथा पत्तियों में पाए जाने वाले हरित लवक की सहायता से कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन तथा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन
ठीक है, कौन सी प्रक्रिया है? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हमें समझ में आ गई, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अब कैसे जानोगे कि पौधे की किस भाग में होती है? पौधे की पत्तियों में होती है। कहाँ होती है? पत्तियों में। और पौधों की पत्तियों में हरित लवक पाए जाते हैं। कहाँ क्या पाए जाते हैं? हरित लवक। उसमें यह प्रक्रिया संपन्न होती है। और हरित लवक, अब से पहले हम लोग हरित लवक जान लें क्या होता है। हरित लवक क्या है? एक कोशिकांग है। क्या है? एक कोशिकांग है। उसकी संरचना के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। एक तो होती है प्रकाशिक प्रक्रिया, दूसरी अप्रकाशिक प्रक्रिया। तो वो कैसे? हरित लवक के बारे में हरित लवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्या? क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की संरचना में कई पत्तीनुमा संरचना होती है जो एक दूसरे से जुड़ी रहती है। इन्हें लैमिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैमिनी। ये क्या है? लैमिनी। और ये कई जगह पर सिक्कों के ढेर के समान बनी रहती है। क्या बनी रहती है? सिक्कों के ढेर के समान बनी रहती है, जिन्हें क्या बोलते हैं? ग्रेना। क्या बोलते हैं? ग्रेना। और इसकी एक इकाई को थैलेकॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थैलेकॉइड में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या? एक हरा वर्णक है। क्या है? हरा वर्णक, जिसके कारण पौधों की पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। ठीक है, और ये इसमें जो द्रव्य पाया जाता है हरित लवक के, बाकी पूरी जो चीजें जैसा होता है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। इतना क्लियर होगा। ठीक है, सेकेंड वन है। अब हम आते हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रियाओं पे। तो 2 प्रकार की अभिक्रिया होती है, पहली प्रकाशिक और दूसरी अप्रकाशिक। तो प्रकाश संश्लेषण की जो पहली वाली अभिक्रिया, उसे प्रकाशिक अभिक्रिया बोलता है। यह पौधे के हरित लवक के ग्रेना भाग में होती है। किस भाग में होती है? ग्रेना भाग में होती है। और इस प्रक्रिया को सबसे पहले किसने बताया था? RH हिल ने बताया था। किसने बताया था? RH हिल ने। तो इस प्रक्रिया को हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम क्या होता है? सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश उपस्थित, सूर्य का प्रकाश जरूरत। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक हैं? सूर्य का प्रकाश, इसी से इस रिएक्शन से बता सकते हैं क्या आवश्यक है? सूर्य का प्रकाश, CO2, जल, क्लोरोफिल, ये सारी क्या ऐसी जरूरी परिस्थितियां हैं कि ये होनी आवश्यक है, तभी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होगी। अब प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का महत्व है कि मतलब भोज पदार्थों का उत्पादन होता है। क्या होता है? भोज पदार्थ। अगर पौधे भोजन नहीं उत्पन्न करेंगे तो बाकी सभी अन्य जीवों का भी भोजन नहीं हो पाएगा, अन्य जंतुओं को भी पोषण नहीं प्राप्त होगा। दूसरा है ये ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। और दूसरी ये ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन और CO2 का साइकिल जो हमारे वातावरण में, उसका भी नियमन संतुलन बनाए रखता है। तो प्रकाश संश्लेषण का महत्व हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में। तो सबसे पहले क्या होता है इस प्रक्रिया में? सूर्य का प्रकाश ग्रेना में उपस्थित क्लोरोफिल को क्या कर देता है? एक्टिव कर देता है। क्या कर देता है? एक्टिव। इसकी उपस्थिति में ग्रेना के जो क्लोरोफिल होते हैं क्या हो जाते हैं? सक्रिय हो जाते हैं। और फिर क्या करते हैं? वो
एक्टिव होकर वो प्रकाशिक अपघटन करते हैं। किसका? जल का प्रकाशिक अपघटन करते हैं, जिससे जल दो पार्टों में डिवाइड हो जाता है, H आयनों में तथा OH आयनों में टूट जाता है। जैसे प्रकाशिक अपघटन से OH आयनों तथा OH आयनों में टूट जाता है। अब थर्ड पार्ट इसका ये है कि जो OH आयन होते हैं वो आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? जल का निर्माण करते हैं। अब हमारे बचे हाइड्रोजन आयन। क्या हाइड्रोजन आयन? हाइड्रोजन हमारे पत्तियों में जो NADPH2 NADPH होता है उसको हाइड्रोजन आयन क्या कर देते हैं? अपचयित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अपचयित करके उसे NADPH2 में बदल देते हैं। ठीक है, NADPH2 में कन्वर्ट होते हैं। और फिर ये जो इससे एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन ETS प्रणाली में जाके जो ADP होती है, हमने ADP की बात बताया था, ADP को ATP में कन्वर्ट करते हैं। तो यह प्रक्रिया फोटो फॉस्फोरिलेशन कहलाती है, क्योंकि इसमें ADP से ATP का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब हमारी आती है सेकेंड अप्रकाशिक अपक्रिया, जिसे कैल्विन चक्र भी बोलते हैं। ठीक है, इस अप्रकाशिक अपक्रिया को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिया था? ब्लैकमैन अपक्रिया ने दिया था। इसे C3 चक्र भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं C3 चक्र? अगर पूछा जाए क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इसमें सबसे पहला स्थायी अस्थायी यौगिक बनता है उसे बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्यों C3? क्योंकि वो 3 कार्बन वाला होता है। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कितने कार्बन वाला है? 3, इसलिए इसे C3 चक्र बोलते हैं। ठीक है, C3 चक्र। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कि जो इसमें CO2 होती है, CO2 कई पदार्थों से मतलब मिलकर PgAl फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड का निर्माण करती है। अब इसके चरण क्या? सबसे पहले कौन सा चरण आता है? फर्स्ट चरण आता है, सबसे पहले इसमें ऐसे आता है। पहला चरण 5 कार्बन वाला एक अणु होता है। क्या होता है? 5 कार्बन वाला एक अणु, जिसे बोलते हैं RUBP। क्या बोलते हैं? RUBP। इसका फुल फॉर्म है रिब्लोस 1,5 बाई फॉस्फोर। सिंपल में आप बोल सकते हैं सिर्फ RUBP। तो इसका क्या होता है? जब CO2 इससे मिलती है तो इसका ये अपचयित होकर 3 कार्बन वाले अणु में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें 3 कार्बन वाले अणु में, और फिर ये 3 कार्बन वाले अणु होते हैं, उसको फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोला था। क्या बोला था? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो बाद में अपचयित होकर फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड का निर्माण करता है। किसका? फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड का। फिर चौथा पॉइंट है कि 2 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के अणु मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। किसका? ग्लूकोज। और ग्लूकोज से बाद में मंड का निर्माण हो जाता है, और फिर बाद में रिब्लोस 1,5 फॉस्फेट का तथा PgL का पुनः निर्माण हो जाता है, और यह प्रक्रिया चलती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि प्रकाशिक अपक्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन अप्रकाशिक अपक्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये भी। अब हम लोग आते हैं विषमकोशी पोषण पे। विषमकोशी पोषण के बारे में बता चुके हैं कि जो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं तथा दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वे जीव क्या करते हैं? विषमकोशी। लेकिन अभी हम लोग इस चैप्टर में हम लोग अमीबा में पोषण कैसे होता है ये भी हम लोग पढ़ेंगे। और अमीबा में पोषण कैसा होता है? विषमकोशी पोषण होता है। कैसा? विषमकोशी पोषण। अमीबा का पोषण। अमीबा कैसा जीव है? अमीबा एक कोशिकीय जीव। कैसा? एक कोशिकीय जीव। एक कोशिका तो नॉर्मल सी बात है, इसमें पाचन के लिए कई अंग विकसित नहीं होते। जैसे हम लोग में पाचन के लिए मुख होता है, ग्रास नली होती है, वैसे इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है? अमीबा की संरचना ऐसे होती है, ऐसे होती है। ये उंगली नुमा प्रवर्ग को क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। जब जल से भोजन तैर कर इसमें प्रवेश करता है तो ये लोग इसके स्यूडोपोडिया उसको अपनी सतह के द्वारा अंतर्ग्रहित करते हैं, मतलब भोजन को ग्रहण कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और फिर वो भोजन उसमें एक कृत्तिका सी बन जाती है। एक छोटी सी क्या बन जाती है? सारा भोजन एक कृत्तिका में इकट्ठा
हो जा रहा है, और उस रिक्तिका में एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो उस जटिल पदार्थ को, भोज्य पदार्थों की जटिल पदार्थों क्या सरल सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो पोषक पदार्थ है वो उसमें कोशिका के जीव द्रव्य में मिल जाते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवशोषण। क्या कहलाती है? इसमें भोजन का अवशोषण हुआ, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाई? अवशोषण। अब नॉर्मल सी बात है, कुछ ऐसे अपाच्य पदार्थ भी होंगे जो जिसका शरीर से निकालना भी जरूरी है ना, जरूरी है ना, कुछ हानिकारक पदार्थ है ना। तो फिर क्या होता है, फिर जो अपाच्य, जो जिनका पाचन नहीं हो पाता, वे सभी पदार्थ इसी शीडोपोडिया के थ्रू बाहर निकाल दी जाती है। यह प्रक्रिया बहिक्षेपण कहलाती है। क्या कहलाती है? बहिक्षेपण। तो बस इस प्रकार अमीबा में पोषण